Hello students, myself Reena Tripathi, B.Ed third semester, RKG Educational College, Omex City, Lucknow। तो छात्रों, आज हम नागरिक शास्त्र क्लास 8 में पढ़ेंगे महिला सशक्तिकरण। भारत में महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण क्या है, आइए जानते हैं। Women empowerment refers to increasing the spiritual, political, social, educational, gender or economic strength of individuals and communities of women. Women empowerment in India is heavily dependent on many different variables that include geographical locations, urban, rural, educational status, social status, caste and class, and age. महिला सशक्तिकरण क्या है? महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वह अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। इसमें ऐसी ताकत है कि वह समाज और देश में बहुत कुछ बदल सके। वह समाज में किसी समस्या को पुरुषों से बेहतर ढंग से निपट सकती है। विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं। Need for women empowerment. Women are deprived of decision-making power, freedom of movement, access to education, access to employment, exposure to media, domestic violence. महिलाओं को समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए दिए गए अधिकार हैं: समान वेतन का अधिकार, कार्यस्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, संपत्ति पर अधिकार, गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार इत्यादि। डिसीजन मेकिंग पावर। Among those who have earnings, more women uh, than men do not have a major say in how their own earnings are used, and fewer women than men have a major say in how their spouses' earnings are used. समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव पूर्ण नहीं किया जाता। जैसे पुरुषों को वेतन दिया जाता उसी प्रकार महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए। Women who earn about the same as their husbands are more likely to have a major say in the use of their husband's earning than both women who earn less than their husband and who earn more than their husband. Less than 2 in 3 currently married women participate alone or jointly in decisions about their own health care, large household purchases, purchases for daily need, and visit to her family and relatives. The number of decisions women make jointly varies positively with education and non-line and non-linearly with wealth, and for women having earnings that they control is associated with greater participation in decisions. However, having earnings without a major say in their use is negatively associated with the number of decisions made jointly and unexpectedly positively associated with the number of decisions made mainly alone.
डिसीजन मेकिंग पावर क्या है महिलाओं के? महिला सशक्तिकरण कार्यों को करने के लिए वैध शक्ति या अधिकार दे रहा है। ये महिलाओं को सशक्त बनाया गया है तो वे नियोजन और निर्णय लेने के कार्य में भाग ले सकेंगे और व्यक्तिगत रूप से विकास कार्यक्रमों और गतिविधियों में योगदान कर सकेंगी। यह अध्ययन घरेलू स्तर पर निर्णय लेने के अधिकार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। महिला प्रधान परिवार होना स्वीकार नहीं किया जाता। प्राय घरों में देखा गया है कि किसी भी घर में महिला मुखिया नहीं होती, पुरुष ही मुखिया होते हैं। इसलिए ये समाज जो है पुरुष प्रधान है। किसी भी घर में महिला को पति की मुखिया की अवधारणा कहीं भी परिभाषित नहीं है। जनगणना रिकॉर्ड में आगे कहा गया है कि राशन कार्ड और अन्य पारिवारिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में पुरुष का नाम घर के मुखिया के तहत दिया गया है और ये स्पष्ट रूप में कहा गया है कि वह रोटी बनाने वाला और मुख्य निर्णय लेने वाला है। कुछ मामलों में जहां पत्नी ब्रेड विनर है लेकिन पति निर्णय निर्माता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य हाउस होल्ड स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की जांच करना है। यह माना गया है कि महिला सशक्तिकरण और घरेलू स्तर पर निर्णय लेने के बीच एक सकारात्मक संबंध है। Next, freedom of movement. Women's freedom of movement is severely curtailed. Only 1 in 3 are allowed to go alone to the market, the health center, and outside the community. समाज में कुछ ही महिलाओं को ये स्वतंत्रता रहती है कि वह किसी भी जगह आ जा सकती हैं, जैसे बाजार है और किसी भी हेल्थ सेंटर में या किसी भी समुदाय में। तो समाज में कुछ ही महिलाओं को मतलब ऐसी छूट रहती है। Women face a large number of hurdles in accessing health care. Of the 8 specific hurdles, 1 in 4 among the women, men 47% of women in the lowest wealth quintile face 3 or more hurdles. Access to education, children's school attendance. बच्चों की स्कूल में अटेंडेंस देखी जाए तो ओनली 2/3 of girls and 3/4 of boys is 6 to 17 years are attending school. The sex ratio of children attending school is 889 girls per 1000 boys. अगर स्कूलों में देखा जाए तो 1000 बच्चों पर 889 गर्ल्स ही स्कूल अटेंड करती हैं। लिटरेसी एंड एजुकेशनल अटेनमेंट एमंग एडल्ट 41% of women aged 15 to 49 have never been to school. Educational attainment remains very low even among the 20 to 29 age group. Only 27% of women have 10 or more years of education. The percentage of even married women with 10 or more years of education has risen very slowly from 11% in NFHS 1 to 70% in NFHS 3. Access to employment. Women aged 15 to 49 are about half as likely as men in the same age group to be employed. 43% were 87%. The relationship of employment and wealth for women suggests that for many women, employment is largely a result of economic necessity. Even with controls for education's age and wealth, marriage is negatively associated with a woman's likelihood of being employed and is positively associated with the man's likelihood of being employed. Most employed women work for someone else away from home and continuously throughout the year. About 1 in 3 women do not receive monetary compensation for their work or receive at least part of their payment in kind. Most employed women work in agriculture, only 7%.
work in professional, technical, or managerial occupations. Exposure to media. Exposure to media. Women have lower access to media than men in every age group. About 71% of women are exposed to media as compared to 88% in case of men. 29% of women do not have access to media regularly since it is an important source of employment. Greater proportion of women without having access to media reflects the relatively disadvantageous position of women in relation to men with regard to empowerment. Domestic violence क्या है? About 2 in 5 currently married women aged 15-49 have experienced spousal violence in their current marriage, and among women who have ever experienced such violence, more than 2 in 3 have experienced violence in the past year. Recent experiences of spousal violence varies little by marital duration, but as expected, our experience of spousal violence increased with marital duration. Higher education and wealth consistently lower women's risk of spousal violence, and husband's consumption of alcohol and having a mother who was beaten by her spouse significantly increased the risk. Although women who agree that wife beating is justified have a higher prevalence of violence, uh, mm, one out of who do not agree that wife beating is justified also experience violence. रोल ऑफ एनजीओ, गैर सरकारी संगठनों का क्या रोल है? सरकारी संगठनों में महिलाओं की भागीदारी ने उन्हें सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर दिया, जो आसानी से लाभ और सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा प्रदान नहीं किया गया था। महिलाओं के बीच गरीबी को कम करने के लिए काम करने वाली कई गैर सरकारी संगठन भी महिलाओं के अधिकारों की वकालत करते हैं। इनसे महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। भारत में कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने में एनजीओ एक प्रमुख भूमिका एनजीओ एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। एनजीओ स्वरोजगार को बढ़ावा देता है। गैर सरकारी संगठन भी निम्नलिखित तरीकों से महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सार्थक भूमिका निभाते हैं, जैसे प्रशिक्षण और कौशल का विकास। एनजीओ महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं, उनके कौशल का विकास करते हैं, जिससे वह अपने आय की क्षमता को बढ़ा सकती हैं। कानूनी जागरूकता और संपत्ति अधिकार। गैर सरकारी संगठन महिलाओं के साथ उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं। वे समूहों में भूमि खरीदने के लिए ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। निष्पक्ष व्यापार। निष्पक्ष व्यापार का सापेक्ष शब्द है और गरीब लोगों को शक्ति देने के बारे में है। एनजीओ बिचौलियों को कम करने और उत्पादकों को उनके काम के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने में मदद दिलाते हैं। क्षमता निर्माण। आर्थिक उदारीकरण की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए गैर सरकारी संगठन भी स्वरोजगार, महिलाओं को सूचना ज्ञान प्रौद्योगिकी संगठन और महिला सशक्तिकरण, महिला स्व सहायता समूहों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक प्रभावी रणनीति के रूप में मान्यता दी गई है, क्योंकि वे महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों से एक साथ लाते हैं ताकि वे अपने मकसद के लिए लड़ सकें। एसएचजी स्वास्थ्य पोषण, कृषि, वानिकी, आय सृजन गतिविधियों जैसे कई मुद्दों पर काम करते हैं, सूक्ष्म ऋण मांगते हैं।
Role of government. The Department of Women and Child Development has been implementing special programs for the holistic development and empowerment of women with major focus to improve their socio-economic status. There has been policy shifts from time to time based on the shift in emphasis. The year 2001 was declared as Women's Empowerment Year to bring greater focus on the programs for women. A program of support to training come employment for women STEP was launched in 1987 to strengthen and improve the skill for employment opportunities for women below the poverty line. In traditional sectors of agriculture, small animal husbandry, etc., where women are employed on a large scale, Swam Siddha launched in March 2001 and the Swa Shakti project, earlier known as Rural Women's Development and Empowerment Project, launched in October 1998. Women represent half the world populations, and gender inequalities exist in every nation on the planet. Until women are given the same opportunities that men are, entire societies will be destined, destined to perform below their true potentials. The greatest need of the hour in uh, the greatest need of the hour is change of social attitude to women.